गाइस ये वाला जो आर्टिकल है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार सेम सेक्स मैरिजेस के अगेंस्ट हमें देखने को मिल रही है, सेम सेक्स मैरिजेस का अपोज कर रही है, राइट। केंद्र सरकार विरोध कर रही है सेम सेक्स मैरिजेस का, मतलब जैसे कि जो सेम जेंडर के जो लोग होते हैं, जैसे कि लड़का लड़का, लड़की लड़की, तो लड़के लड़के की आपस में शादी, लड़की लड़की की आपस में शादी, तो सेम जेंडर के जो लोग हैं उनकी जो आपस में शादी हो रही है, तो उसका अपोज करती हुई हमें केंद्र सरकार देखने को मिल रही है। इंडियन एक्सप्रेस का काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, तो मैं चाहूंगा कि ओरिजिनल जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, उससे हम लोग इस चीज को कवर करें, इस टॉपिक को। तो टाइटल है सेम सेक्स मैरिज नॉट कंपेरेबल विद इंडियन फैमिली यूनिट कॉन्सेप्ट, अ टाइमलाइन ऑफ सेक्शन 377। तो बात हो रही है सेक्शन 377 के टाइमलाइन के बारे में। तो पहले सेक्शन 377 के टाइमलाइन के बारे में मैं आप लोग को बताता हूं। आप चाहें तो पेपर और पेन पर ये पूरी चीज जो है वो नोट डाउन करते चलें, अगर आपको करना है तो, क्योंकि ये सब कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी बस बेसिक आइडिया, बेसिक जानकारी इससे रिलेटेड आपको होनी चाहिए। तो 1861 में हम लोग को सेक्शन 377 देखने को मिला था। सेक्शन 377 इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश इंडिया में, और ये बगरी एक्ट 1533 का जो था उस पर आधारित था, उस पर बेस्ड ये हम लोग को सेक्शन 377 देखने को मिला था। और जो सेक्शन थे बगरी एक्ट के, वो ड्राफ्ट किए गए थे थॉमस मैकॉले के द्वारा। थॉमस मैकॉले 1838 में इसको ड्राफ्ट किया गया था, और फिर 1860 में ये अफेक्ट में आ गया था, राइट। और इसमें डिफाइन किया गया है बगरी को कि एज एन अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड एंड मैन, thus criminalizing anal penetration, bestiality और homosexuality in a broader sense। मतलब कि जैसे कि आपस में लड़के लड़के की शादी हो रही है, या कोई भी सेक्सुअल रिलेशन लड़के लड़के के बीच में या लड़की लड़की के बीच में देखने को मिल रहा है, तो उसको डेफिनेशन इस प्रकार की दी गई है कि इस प्रकार की जो एक्ट है, इस प्रकार के जो अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट है, वो भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, अननेचुरल नहीं है, राइट। तो इसलिए इनको क्रिमिनलाइज किया गया है, राइट। और आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में सेक्शन 377 जो है वो हटाया जा चुका है, उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा चुका है। 2001 के नास फाउंडेशन ने एक पेटिशन फाइल करी थी। 2001 में नास फाउंडेशन ने पेटिशन फाइल करी थी सेक्शन 377 के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। सेक्शन 377 जो है गाइस वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया था, राइट। बहुत अलग अलग तरीके से एक्टिविस्ट जो है वो इसको चैलेंज कर रहे थे सेक्शन 377 को। और 2001 में नास फाउंडेशन ने फाइल करा था एक पेटिशन जिसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, राइट। और कहा गया था कि अलाउ किया जाए इस प्रकार के होमोसेक्सुअल रिलेशंस को। फिर 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने नास फाउंडेशन की पेटिशन को हटा दिया था, खारिज कर दिया था, रिमूव, मतलब उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। फिर नास फाउंडेशन ने अपील करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा से रिकंसिडर करने के लिए दिया जाए। उन्होंने बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट फिर से मामले को रिकंसिडर करे, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए मामला भेज दिया वापस से। और फिर 2009 में आता है लैंडमार्क डिसीजन, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को, राइट। कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में, यानी कि जो लोग सहमत हैं, जो एडल्ट सहमत हैं होमोसेक्सुअलिटी में, यानी कि मेल मेल के बीच में सेक्सुअल रिलेशन, तो वो अगर लोग सहमत हैं इस प्रकार की एक्टिविटी में, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब कि सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, राइट। और कहा था कि ये आर्टिकल 14, 15, 21 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके उल्लंघन के तौर पर है। फिर क्या हुआ, काफी सारे लोगों ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन लगाना शुरू कर दिया कि हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है इस प्रकार की कानून को चेंज करने की। फिर दिसंबर 2012 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को ओवरटर्न किया और कहा कि लीगली अनसस्टेनेबल है ये। 2 जजेस की बेंच बैठी थी जिसमें जस्टिस जी.एस. सिंघवी और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय जी हमें देखने को मिले थे, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि हाई कोर्ट ने काफी सारे फैक्ट जो है उसको ध्यान में नहीं रखा। जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन है एलजीबीटी की, वो काफी कम पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, काफी टाइनी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। और 150 सालों के पीरियड में कम से मतलब 200 लोगों से भी कम लोगों के ऊपर जो है वो इस कानून के उल्लंघन के ऊपर कार्रवाई की गई। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया कि पार्लियामेंट जो है वो इस पूरे मामले को देखेगी, राइट। और क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कानून को अमेंड करने की, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि हमारे किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत हमारी पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है। बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। फिर 2015 में
शशि थरूर की प्राइवेट मेंबर बिल हम लोग को सामने देखने को मिली जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने शपथ ली 2014 में। और फिर उस समय डिसीजन जो है वो लाया जा रहा था सेक्शन 377 के बारे में, कि उनको कहा गया था कि वो डिसीजन लेंगी सेक्शन 377 के बारे में, क्योंकि उस पहले जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था ना। और फिर लोकसभा में राइटिंग में रिप्लाई दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फिर इन्होंने कहा कि ये जो मामला जो है वो जुडिशरी ही देखेगी, डिसीजन जो लिया जाएगा इस मामले के ऊपर सेक्शन 377 जो आईपीसी का है वो तभी लिया जाएगा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जजमेंट जो है वो आता है। फिर उसके बाद शशि थरूर जी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करने से रिलेटेड ये बिल था, और लोकसभा ने इस बिल के अगेंस्ट जो है वो वोट किया। फिर 2016 में 5 पेटिशनर जो है वो उन्होंने पेटिशन फाइल करी, और ये पेटिशनर जो थे वो उसमें हम लोग को एस जौहर जी देखने को मिले थे, और जर्नलिस्ट सुनील मेहरा जी थे, और भी काफी सारे इसमें लोग मौजूद थे, राइट। और पेटिशन जो है वो फाइल की गई थी वेल नोन LGBTQ एक्टिविस्ट के द्वारा, राइट, जो क्लेम कर रहे थे कि राइट टू सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ऑटोनॉमी, चॉइस ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, लाइफ, privacy, dignity और equality along with other fundamental rights guaranteed under part 3 of the Indian Constitution are violated by section 377 की section 377 काफी सारे अधिकारों का उल्लंघन करता है। किसको किसके साथ जो है वो रिलेशन क्रिएट करने हैं जिसकी उनको फ्रीडम होती है तो उसका उल्लंघन कर रहा है, राइट टू प्रिवेसी का, डिग्निटी का, इक्वलिटी का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसा इन्होंने ये सब कहकर पिटीशन जो है वो फाइल करी। फिर 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को देखा। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमें देखने को मिली थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे दीपक मिश्रा जी, राइट, और जस्टिस RF नरीमन, AM खनविलकर, DY चंद्रचूड, इंदु मल्होत्रा, राइट। तो इन्होंने पिटीशन जो है वो सुनना शुरू किया जो पिटीशन 377 को डिक्रिमिनलाइज करने से रिलेटेड थी। फिर 2021 में अभी हम देख रहे हैं कि केंद्र ने सेम सेक्स मैरिजेस जो है उसको अपोज करने की बात करी दिल्ली हाई कोर्ट में, और 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसीजन ले लिया कि इसको डीक्रिमिनलाइज जो है वो किया जाएगा। फिर अभी 2021 में लेटेस्ट अपडेट हमें क्या देखने को मिल रही है कि केंद्र सरकार जो है वो मतलब अपोज कर रही है कि सेम सेक्स की मैरिजेस जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन या फिर उसका लीगल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो केंद्र ने क्लेम यह किया कि मैरिज जो होती है इंडिविजुअल के बीच में उसको एक प्राइवेट अफेयर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैरिज जो है वो एक एज ओल्ड कस्टम, रिचुअल, प्रैक्टिस, कल्चरल एथोस और सोसाइटल वैल्यू है हमारे इंडिया के अंदर। मतलब कुल मिलाकर केंद्र सरकार का अभी ये कहना है कि मैरिज एक जो है वो एक ऐसा बंधन है कि जो कि हमारी कंट्री के कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल से जुड़ा हुआ है, राइट। और हमारी कंट्री के अंदर जो रिलेशनशिप है सेम सेक्स इंडिविजुअल के बीच में वो कभी भी हमारी कंट्री की इंडियन फैमिली यूनिट में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, राइट। क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारी इंडियन फैमिली यूनिट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हस्बैंड का होता है, वाइफ का होता है, बच्चों का होता है, जिसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल मैन होना चाहिए एज अ हस्बैंड के तौर पर, बायोलॉजिकल वुमेन होनी चाहिए एज अ वाइफ के तौर पर, और फिर उनके बच्चे होते हैं, राइट। तो ये चीज यहां पर कही गई कि ये जो होता है वो एक मैरिज का संबंध हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार की चीज जो है वो इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगी इसको लीगलाइज करना, क्योंकि काफी सारे ऐसे इन्होंने बोला कि काफी सारे ऐसे कानून हम लोग को देखने को मिलते हैं, पर्सनल लॉज हम लोग को देखने को मिलते हैं मैरिजेस वगैरह से रिलेटेड, तो वहां पर कभी भी इस प्रकार की चीजें जो है वो नहीं मानी जाती। अब गाइस बात हो रही है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के बारे में, AED के बारे में, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग। तो ये फ्लैगशिप जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिल रही है। ये शब्द है जियो इकोनॉमिक्स का। तो जियो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये टर्म आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जियो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, देखो इकोनॉमिक का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता है कि आर्थिक संबंधी जो जो भी चीज होती है, जैसे कि ट्रेड हो गया, राइट, कॉमर्स हो गया, व्यापार वगैरह हो गया, बिजनेस हो गया, तो ये क्या होता है, ये इकोनॉमिक सेंस में आ जाता है। बट यहाँ पर क्या बात हो रही है, जियो इकोनॉमिक। तो यहाँ पर ज्योग्राफी भी होती है कि किसी क्षेत्र में इकोनॉमिक्स किस प्रकार की है, किस प्रकार वहां पर ग्रोथ हो रही है या डाउनफॉल हो रहा है, राइट, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक सेंस में। और इसमें एक और चीज जुड़ जाती है, पॉलिटिकल चीज भी, कि वहां की सरकार जो है वो किस प्रकार के कदम उठा रही है, तो ये सब चीजें। तो ये जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हम लोग को देखने को मिल रही है। और किस चीज की जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के अंदर ये हमें देखने को मिल रही है, राइट, कि एशियन जो क्षेत्र है
एशिया का जो क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की इकोनॉमिक सिचुएशन एट प्रेजेंट है, तो उस पर ये डायलॉग हमें नजर आया है। और ये जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की ये कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिल रही है। और ये बताया जा रहा है कि एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021 जो है ये ज्वाइंटली किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा। और 5वां एडिशन है ये एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का। और दूसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि पीआईसी के द्वारा, पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। इस साल की थीम जो है इस कॉन्फ्रेंस की वो है पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनेमिक्स। कोविड-19 के बाद वैश्विक व्यापार एवं वित्त गतिकी। और ये एक इंटरनेशनल जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस है जो कि किसके ऊपर फोकस करता है, ट्रेड और फाइनेंस डायनेमिक के ऊपर फोकस करता है। कहां पर, तो जियो इकोनॉमिक की बात हो रही है तो एशिया के ट्रेड और फाइनेंस डायनेमिक्स जो है उस पर फोकस करता है। और एशिया और उसके जो नेबरहुड जो एरियाज हैं, राइट, यानी कि जैसे कुछ पोर्शन ले लो आप इसका भी, अफ्रीका का कुछ पोर्शन ले लो, मिडिल ईस्ट का कुछ पोर्शन ले लो, और इसका पोर्शन ले लो आप क्या बोलते हैं यूरोप का, राइट। तो उस पर भी ये थोड़ा सा काम करता है, बातचीत करता है, बट मेनली जो इसका फोकस है वो एशिया क्षेत्र के ऊपर है। तो ये बस बेसिक सी चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान अब गाइज एग्री कर रहे हैं कि ये मिलकर 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान ने इशू की है एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जिससे कि बताया जा रहा है कि वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को, जो कि एलओसी पर हमें देखने को मिलता है। युद्ध विराम समझौता, एलओसी पर ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है, युद्ध विराम समझौता है, ये किससे रिलेटेड है इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो मतलब ये है कि एलओसी जो है, बॉर्डर जो है इंडिया और पाकिस्तान की, तो वहां पर किसी प्रकार की फायरिंग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की, यानी कि दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान पहले जो है वो फायरिंग नहीं करेंगी, शुरुआत नहीं करेंगी, दोनों कंट्री शांति को जो है वो बनाए रखेंगी। तो इसको लेकर जो है ये हम लोग को 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट देखने को मिलता है। और पहले भी कई बार जो है ये हो चुका है समय समय पर, बट फिर बार बार इसका उल्लंघन कर दिया जाता था, फायरिंग जो है वो हो जाती थी पाकिस्तान की तरफ से, फिर उसका जवाब हमें देना पड़ता था। तो 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट की बात करते हैं तो सीज फायर एग्रीमेंट जो है नवंबर 2003 में ये हमें देखने को मिला था। 4 सालों के बाद, कारगिल जब युद्ध हुआ था ना उसके 4 सालों के बाद हुआ था ये 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट। नवंबर 26 2003 को सीज फायर हम लोग को देखने को मिला कि पूरे जो इंडिया और पाकिस्तान का जो फ्रंटियर है, पूरा जो एलओसी हम लोग को इंडिया और पाकिस्तान का देखने को मिलता है, वहां पर युद्ध विराम कर दिया जाएगा, यानी कि इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी कोई किसी प्रकार की फायरिंग नहीं होगी, शांति को ये मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा इस समझौते के तहत श्रीनगर, मुजफ्फराबाद और पूंछ रावलकोट मार्गों पर आवागमन शुरू हो गया, यानी कि यहां पर ट्रैवलिंग वगैरह जो है वो शुरू हो गई थी, राइट, जिससे पिछले 6 दशकों, पिछले 60 सालों में पहली बार कश्मीर के दोनों भागों को जोड़ने वाली बस और ट्रक सेवाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ और सीमा पर परस्पर संपर्कों, आदान प्रदान, यात्रा और व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया गया। तो इस पर्टिकुलर सीज फायर एग्रीमेंट के थ्रू हम लोग को देखने को मिला कि बस और ट्रक की सर्विसेज भी शुरू कर दी गई। 60 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर के दोनों इलाकों में कॉन्टेक्ट जो है वो शुरू हो गया, यानी कि लोग जो है वो क्रॉस बॉर्डर जाकर विजिट कर सकते थे, ट्रैवलिंग हो सकती थी, ट्रेड हो सकता था, व्यापार हो सकता था। तो ये पहली बार शुरू हुआ। और सीज फायर ने इंडिया को भी अलाउ किया कि इंडिया जो है वो पूरी फेंसेस वगैरह जो है, फेंस मतलब आप समझते होंगे ना, वो फेंस लग जाती है पूरी बॉर्डर पर कि जिससे कि कोई एंटर ना कर सके। तो इंडिया को अलाउ किया गया कि इंडिया पूरी एलओसी पर जो है वो फेंसिंग लगा सकती है, जिससे कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट जो है वो इंडिया में एंटर ना करें, कश्मीर में एंटर ना करें। प्रोजेक्ट हालांकि ये वाला फेंसिंग लगाने का कुछ समय तक तो चला, फिर बाद में जाकर पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फायरिंग वगैरह शुरू हो गई थी, तो उसके कारण से इस पर्टिकुलर फेंसिंग की एक्टिविटी को सस्पेंड करना पड़ गया। और अभी जो ये हम लोग को सीज फायर एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो अगर बात करें कि कितने लंबे समय तक अब ये चलेगा, राइट, कंटिन्यू रहेगा, तो देखो एक चीज आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान ने अपने आप को दोनों को एक चांस दिया है कि दोनों शांति को कंटिन्यू रखेंगे, पीस को कंटिन्यू रखेंगे, राइट। बट हमें यह भी देखने को मिला कि एलओसी पर शांति रखने के जो ये कदम पहले भी पास्ट में भी जब उठाए गए थे, जैसे कि 2003 का जो एग्रीमेंट था, पहला एग्रीमेंट जब हुआ था वो 2006 तक ही मात्र चल सका। बट आपको बता देगा एक मेजर अचीवमेंट ये था कि 2003 और 2006 के बीच में से नॉट इवन अ सिंगल बुलेट, एक भी गोली जो है वो मतलब पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से फायर नहीं की, एक भी गोली फायर नहीं हुई थी। तो 3 साल का ये पीरियड काफी अच्छा था, काफी सक्सेसफुल था।
राइट। फिर 2006 के बाद से फिर फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिला कि सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, गोली जो है वो और भी ज्यादा मात्रा में चलना शुरू हो गई दोनों साइड्स, और उसके कारण जो लोग रहते हैं, सिविलियंस जो रहते हैं बॉर्डर के इस पार और उस पार, तो उनको काफी तकलीफ झेलनी पड़ गई। राइट, तो ये वाली चीज है। और ये एग्रीमेंट एक बार और हुआ था 2018 में, एग्रीमेंट लाने की बात की गई थी कि एक एग्रीमेंट जो है वो फिर से करेंगे, फिर से जो है वो सीज फायर करेंगे, मतलब युद्ध विराम जो है वो करेंगे, बट फिर भी वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिका। अब देखते हैं कि ये वाला जो जिस पर अभी चर्चा हो रही है कितने समय तक टिकता है, और चिंता वाली बात जो है वो यही है इसी प्रकार की कि कितने समय तक टिकेगा ये। राइट, कि ये वाला जो फ्रेश कमिटमेंट जो है वो अभी हम लेकर आए वो कितने समय तक चलने वाला है। और अगर हम लोग बात करें समर की, कि अभी गर्मियां आ गई हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अब तो पंखा वगैरह आप लोगों ने भी चला लिया होगा, शुरू कर दिया होगा इस समय। राइट, मैंने तो कर ही दिया, आजकल पंखा चलाना ही पड़ रहा है, बिना पंखे के तो अजीब सा लगने लगा है। तो गर्मी तो आ ही चुकी है ना। तो अब जब गर्मी आ गई है तो कश्मीर के इलाके में बर्फ पिघलेगी तो कंफर्टेबल हो जाएंगे टेररिस्ट, क्योंकि बर्फ के कारण से कोई भी किसी की हिम्मत नहीं होती है ना कि इतनी ठंड में कैसे क्रॉस करे, कैसे जाए, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब थोड़ी ठंड जो है वो कम हुई है, बर्फ पिघली है, तो उसके कारण से कश्मीर वैली में पाकिस्तान का जो इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाली चीज है कि बर्फ का पिघलना जो है वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर है। राइट, तो वो एंटर कर जाएंगे। तो ये चीज है गाइस, ये एक चिंता वाली बात है अभी हालांकि, बट देखते हैं क्या होता है। अब ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी आपको एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। गाइस बताया जा रहा है कि कर्नाटका तमिलनाडु के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ने वाली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। राइट, तो कर्नाटका इस प्रकार की तैयारी जो है वो कर रही है। तमिलनाडु की एक काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है तमिलनाडु का, कावेरी वेलारू वैगई गुंडर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो हमें देखने को मिलता है। 262 किलोमीटर का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये, जिसके थ्रू पानी जो है नदी का 6300 क्यूबिक फीट जो सरप्लस वाटर जो है, यानी कि जो ज्यादा पानी हमें बाढ़ के समय पे देखने को मिलता है। राइट, और तो उस पानी का उपयोग जो है वो किया जा सकेगा ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए सदर्न डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु की। तो ये पानी जो है वो अपनी ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए उपयोग में लेगी और अपनी ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये पानी का उपयोग करेगी। तो ये पूरा मुद्दा है क्या, पहले आप उसको समझो। तो तमिलनाडु गाइस क्या कर रही है, तमिलनाडु 45,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है, यानी कि जो ज्यादा पानी हम लोग को सरप्लस में जो देखने को मिलता है उसका ये उपयोग करेगी। और कर्नाटका सरकार का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। राइट, और एक्ट के अकॉर्डिंग जो सरप्लस पानी जो होना चाहिए वो एडजुडिकेटेड होना चाहिए, यानी कि उसका बंटवारा होना चाहिए, और उसके लिए एक ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप की जानी चाहिए, जो ट्राइब्यूनल इस बंटवारे को डिसाइड करेगी। तमिलनाडु ने क्या किया, अपने आप से डिसीजन ले लिया कि ये 45,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो उपयोग करेगी बिना किसी के डिसीजन के, डायरेक्ट अपने खुद ब खुद इसने डिसीजन ले लिया। तो इसको लेकर कर्नाटका प्लानिंग कर रही है कि कर्नाटका कार्रवाई करेगी तमिलनाडु के अगेंस्ट, कहां पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये थी पूरी चीज जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। न्यूज चल रही है, बट मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो काम की चीज है वो है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। बहुत ध्यान से सुनना, इस प्रोविजन के तहत, यानी कि इस कानून के प्रोविजन के तहत अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, किसी भी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, कि वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मतलब विवाद हो गया, जैसे कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के बीच में पानी को लेकर, वाटर शेयरिंग को लेकर, रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर विवाद हो गया, तो उस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट विवाद को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। पहले बोलेगी कि यार चलो आपस में विवाद को सॉल्व कर लो, नेगोशिएट कर लो आपस में। बट अगर वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, नेगोशिएशन के थ्रू सेटल नहीं होता है, तब क्या होगा, वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप किए जाएंगे, मतलब कि एक कोर्ट सेटअप की जाएगी, एक कोर्ट बनाई जाएगी। राइट, जिस कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा कि किस पर्टिकुलर राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए नदी का। और जो ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 का जो हमें देखने को मिला था, उसको अमेंड किया गया था 2002 में, और इस अमेंडमेंट के अंदर सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन को शामिल किया गया था। प्रमुख जो सिफारिशें जो थी सरकारिया कमीशन की, सरकारिया आयोग की, उसको शामिल किया गया था। ध्यान में रखना,
सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है? तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड भी हम लोग को सरकारिया कमीशन देखने को मिलता है। अब इस अमेंडमेंट के अंदर क्या चीज शामिल की गई थी? पहली चीज तो ये शामिल की गई थी कि 1 साल के अंदर अंदर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप किया जाएगा और जो कि पूरे मामले को रिजॉल्व करने का काम करेगा और 3 सालों में पूरे मामले को रिजॉल्व करेगा। यानी कि टाइम बाउंडेशन रख दिया कि मामले को 3 सालों में रिजॉल्व किया जाए। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो भी होता है तो उसको 3 सालों में रिजॉल्व करना ही करना है। और भी कौन से हम लोग को प्रोविजन प्रावधान देखने को मिलते हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड? तो सबसे पहली चीज तो स्टेट लिस्ट की बात करते हैं और यूनियन लिस्ट की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट देखने को मिलती है तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल के अंदर इस चीज के बारे में मेंशन है? कौन से शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट हमें देखने को मिलती है? तो एंट्री 17 स्टेट लिस्ट की है, वो किसके साथ डील करती है? तो स्टेट के पास पावर होती है कि पानी के जितने भी मामले होते हैं, पानी सप्लाई से रिलेटेड, इरिगेशन से रिलेटेड, कनाल से रिलेटेड, ड्रेनेज से रिलेटेड, एम्बैकमेंट से, वाटर स्टोरेज, वाटर पावर से रिलेटेड, तो ये जितने भी पानी से रिलेटेड जो मामले हैं इस प्रकार के, तो उस पर कानून जो है वो बनाने की पावर जो है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर ये सब्जेक्ट आते हैं। और यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट के पास किस प्रकार की पावर है? तो यूनियन लिस्ट की एंट्री 56 ये पावर देती है यूनियन गवर्नमेंट को कि यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है, चेक कर सकती है इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली जो होती हैं, तो उस पर डेवलपमेंट करना और उस पर रेगुलेशन लेकर आना। तो ये सब पावर जो है वो प्रोवाइड की जाती है पार्लियामेंट को, राइट? तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है और जो ये पार्लियामेंट जो काम करती है वो लोकहित में ये सब चीजें करती है, पब्लिक इंटरेस्ट पर को ध्यान में रखते हुए ये इस प्रकार की रेगुलेशन और डेवलपमेंट का काम जो है वो करती है। तो ऐसी पावर पार्लियामेंट के पास हमें या फिर यूनियन लिस्ट के अंदर देखने को मिलती है। और आर्टिकल 262 जो है गाइस वो ये कहता है कि अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट वगैरह होता है, विवाद वगैरह जो होता है, तो ऐसे मामले जब हम लोग को सामने देखने को मिलता है पानी से रिलेटेड के, तो किस प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी? तो उसमें 2 धारा होती हैं, 2 क्लॉज होते हैं, राइट? तो क्लॉज 1 की पहले बात करें तो संसद, पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ मतलब विधि द्वारा जो कानून में जो चीज मेंशन है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या करेगी? तो कोई भी अगर डिस्प्यूट वगैरह होता है उसको रिजॉल्व करेगी, उसका बंटवारा वगैरह करवाएगी, उसको रिजॉल्व करवाएगी। या कोई भी कंप्लेन आती है कि पानी जो होता है या इंटर स्टेट रिवर हो गई या रिवर वैली हो गई 2 स्टेट्स के बीच में, तो उसका पानी जो है वो कौन यूज करेगा, डिस्प्यूट किस प्रकार से होगा, पानी के ऊपर कंट्रोल किसका क्या होगा, तो उस पर इसको रिजॉल्व करने के लिए संसद जो है, पार्लियामेंट जो है वो कानून के तहत जो है वो कार्य करेगी, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। और ये भी मेंशन्ड है कि अगर पार्लियामेंट मेंशन करती है मतलब बाय लॉ यानी कि कानून के थ्रू अगर पार्लियामेंट इस चीज को प्रोवाइड कराती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है उसका क्षेत्र अधिकार जो है वो इस मामले में नहीं होगा जिस मामले में पार्लियामेंट जो है वो रिजॉल्व करवाती है केस को। जैसे कि 2 स्टेट के बीच में जो है वो पानी रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर एक इशू चल रहा है, ठीक है, 2 स्टेट के बीच में। अब पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने उसको रिजॉल्व कराने के लिए कदम उठाए। अब पार्लियामेंट ने जो फैसला सुना दिया उसको रिजॉल्व कराने का, तो पार्लियामेंट ये भी कर सकती है कि पार्लियामेंट जो है वो जो केस है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने से या कोई भी कोर्ट में जाने से रोक सकती है, राइट? तो यह चीज भी हम लोग को देखने को मिलती है, बट ये तभी होगा जब वो इस प्रकार की चीजें जो है वो बताए मतलब कानून के थ्रू जो है वो मेंशन करेगी। तो संसद कानून द्वारा यह प्रावधान कर सकती है, यानी कि कानून बनाकर इस चीज को मेंशन कर सकती है कि हमारी कंट्री में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या कोई भी दूसरी न्यायालय जो है वो ऊपर दिए हुए जैसे कि जो भी फैसले वगैरह जो होते हैं ना उस पर सुनवाई जो है वो नहीं करवा सकती है। जैसे कि होता है ना कि अपीलेट सिस्टम हमें देखने को मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार गए तो ऊपर जा सकते हैं हाई कोर्ट में केस हार गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट यहां पर जैसे कि एक ट्राइब्यूनल ने अगर फैसला सुनाया, जो केंद्र ने ट्राइब्यूनल सेटअप किया और ट्राइब्यूनल ने जो फैसला सुनाया तो उनका फैसला जो होगा फुल एंड फाइनल होगा, उनके फैसले को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। बट ये तब होगा जब पार्लियामेंट कानून बनाकर इस चीज को जो है वो फुल फ्लेज कर देगी, मतलब कि फाइनल करवा देगी, राइट? वैसे नहीं होगा, वैसे किया जा सकता है बट जब बाय लॉ के थ्रू यानी कि कानून के थ्रू अगर इस प्रकार की एक्टिविटी करती है पार्लियामेंट कि उसको रोक लगा देती कि अब इस पर जो डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, इस पर आगे फर्दर सुनवाई नहीं की जा सकती है, चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो फिर इस प्रकार की चीज होंगी। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हर एक टॉपिक को गाइस आप लोग को बहुत अच्छे से समझना जरूरी, क्योंकि आपका एग्जाम सिविल सर्विसेज का है, तो हर एक कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट वाइज वहां पर क्वेश्चन आपके सामने रहते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको अगर प्रॉपर तरीके से पता होगा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाकर आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक टॉपिक को आप आराम से बहुत अच्छे से समझें और पूरी चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठे, राइट?
अब गाइस पोस्टल बैलेट से रिलेटेड ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीट हुआ है ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी 6 और 7 दिसंबर। तो देखो ये अलग अलग वीडियो नहीं है, 6 और 7 दिसंबर का ये एक ही वीडियो मंडे वाला दिन होगा आई थिंक। तो 6 एंड 7 दिसंबर, तो आपको यूट्यूब के सर्च कॉलम पे 6 एंड 7 दिसंबर लिखना है और 2020 उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष, ठीक है। तो सर्च लिस्ट पे ये वाला आपका वीडियो जो है वो आ जाएगा, पहला ही वीडियो होगा 6 और 7 दिसंबर का। या फिर आप चैनल के उस पर चले जाएगा वीडियो कॉलम पे या प्लेलिस्ट दिसंबर की प्लेलिस्ट के कॉलम पे, तो आपको ये वीडियो जो है वो मिल जाएगा। तो इस वीडियो के 52 मिनट 37 सेकंड 52 मिनट्स 37 सेकंड पे ये टॉपिक मैंने कवर कराया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी कवर कर लिया ये वाला टॉपिक पोस्टल बैलेट वाला, तो वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने कवर नहीं किया है वो स्टूडेंट कवर कर लीजिए, बट रिवीजन भी आपके लिए जरूरी, रिपीटेड टॉपिक होते हैं ना, वो रिवीजन उनका कर लेना चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना यह है कि पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी अभी ये एनआरआईज के लिए एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो अपकमिंग इलेक्शन है आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, वेस्ट बंगाल के अंदर जो अभी होने वाला है इलेक्शन, राइट, तो वहां पर उस इलेक्शन के लिए एनआरआई को ये पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो ऐसा कहा गया है क्योंकि कुछ समय पहले हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, 27 नवंबर को ये पूरा केस सामने आया था और फिर 6 और 7 दिसंबर को पूरी डिटेल में ये वाला टॉपिक अब हमने डिस्कस कर लिया था। तो वो टॉपिक को आप एक बार देख लो, तो उससे रिलेटेड यानी कि पोस्टल बैलेट से रिलेटेड हर एक चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर जो है वो हो जाएगी। अब बात हो रही है आईएनएस उत्कर्ष के बारे में। तो आईएनएस उत्कर्ष इंडियन नेवल एयर स्टेशन है, ये ज्वाइंट सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार कमांड की जो हमें देखने को मिलती है इंडियन आर्म फोर्सेस की, तो उसके अंडर ये इंडियन नेवल एयर स्टेशन है। और ये जो नेवल बेस है आईएनएस जारावा का पोर्ट ब्लेयर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर, तो वहीं पर ही उसी के नज़दीक में ही ये लोकेटेड है इंडियन नेवल एयर स्टेशन, और पहला नेवल एयर स्टेशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखना आईएनएस उत्कर्ष के बारे में। अब गाइस बात हो रही है विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में, तो जानेंगे इस योजना के बारे में। ये टॉपिक अभी न्यूज़ में क्यों है तो वो आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, बट फिर भी जान लो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी फ्राइडे को डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी है, एक्सटेंड कर दी है कि लोग बाग जो है वो अपने डिक्लेरेशन वगैरह जो भी है उनका उसकी घोषणा कर दें, यानी कि कर जमा करने की घोषणा कर दें, राइट, और पेमेंट कर दें जो भी टैक्स वगैरह का है पेमेंट। तो और ये डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम विवाद से विश्वास के थ्रू ये जो है वो बढ़ा दिया गया है, राइट। 31 मार्च और 30 अप्रैल जो है वो डेट बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई कि इस डेट तक जो है वो लोग अपने टैक्स वगैरह पे कर दें। बट आप लोग को जानना है कि ये स्कीम जो है वो क्या है, ये स्कीम किस चीज की बात करती है। तो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 हमें देखने को मिला था, राइट, और 17 मार्च 2020 को इनेक्ट किया गया था ये कानून। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी पेंडिंग जो मामले चल रहे हैं, राइट, पेंडिंग जो मामले हम लोग को देखने को मिल रहे हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, टाइमली रेवेन्यू को जनरेट करना सरकार के लिए कि सरकार के पास जो है वो पैसा आ जाए, क्योंकि टैक्स जो होता है वो सरकार की इनकम होती है, तो टाइम पर सरकार के पास पैसा आ जाए और टैक्स पेयर को इसका बेनिफिट मिल सके, राइट। तो इसकी ये चीज हम लोग को इस योजना की देखने को मिलती है और इसका मेन फोकस यही है कि लिटिगेशन वगैरह जो है वो उसको खत्म करना, जितने भी विवाद वगैरह जो हैं जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं तो उसको रिजॉल्व कर देना। और बताया ये गया कि 9.32 लाख करोड़ 9.32 लाख करोड़ रुपए के जो रेवेन्यू जो है ये बताया जा रहा है कि ये रुकी हुई है, यानी कि इतना टैक्स जो है वो लोगों को चुकाना है, बट ये अभी रुका हुआ है। अगर लोग इतना टैक्स चुका दें तो सरकार के पास एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो आ जाएगा। और करीब 4,80,000 के आसपास जो मामले जो है वो अभी भी पेंडिंग है, लंबित हम लोग को देखने को मिल रहा है काफी सारे इनकम टैक्स अपेलेट फोरम में। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और जो भी इंडिविजुअल एंटिटी इस स्कीम को ऑप्ट करती है तो वो उनको जितना भी उनका जो टैक्स होता है वो अपने टैक्स को भर दें और उनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई चल रही है वो पूरी की पूरी बंद कर दी जाएगी टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, या जो भी प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रही है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो इसको लेकर और जो भी उनको जो पेनाल्टीज वगैरह उनके ऊपर लगाई गई हैं तो वो कुछ भी उनको नहीं देना पड़ेगा। इवन जैसे लेट टैक्स वगैरह होता है ना तो उसकी पेनाल्टी लग जाती है, कई बार इंटरेस्ट की पेनाल्टी लग जाती है कि केस जो है वो चलता रहता है, तो जितने साल तक केस चल रहा है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता रहता है कि जो भी केस हारेगा उसको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो वो वाली चीज भी इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने बोला कि आप सिंपली जितना टैक्स आपके ऊपर है वो आप भरो और आप एंड यू आर फ्री टू गो। तो ये चीज हुई।
और इस योजना के महत्व की बात करें तो सबसे पहली चीज तो इसकी ये हम लोग को देखने को मिलती है कि पहले भी इस प्रकार की कुछ स्कीम आई हैं, जैसे कि 1998 में कर विवाद समाधान स्कीम, डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2016 में आई है। तो जितना रिजल्ट जो है वो पुरानी स्कीम ने नहीं निकाला, उससे कई ज्यादा रिजल्ट इस नई स्कीम के थ्रू देखने को मिला है। स्कीम के अंदर रिपोर्ट किया गया कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें स्कीम के अंदर देखने को मिला। 97,000 करोड़ रुपीज जो है वो फरवरी के महीने में रिकवर हुए, राइट। और 5,10,000 के आसपास मामले हम लोग को देखने को मिल रहा है, काफी लंबे समय से पेंडिंग है। तो इन मामलों में से, टोटल मामलों में से 1,25,000 से ज्यादा मामले जो है वो सेटल हो गए, रिजॉल्व हो गए इस स्कीम के थ्रू, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और ये जो मामले हैं, ये 24.5% मामले हम लोग को टोटल देखने को मिल रहे हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे और इस स्कीम के आने के बाद रिजॉल्व हुए हैं। तो ये चीज देखने को मिली। तो ये बेसिक से चीजें हैं इस स्कीम के बारे में, सिर्फ इतनी जानकारी सफिशिएंट है, इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग की यहाँ पर बात हो रही है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाम से ही समझ में आना चाहिए कि इन्फ्लेशन को, महंगाई वगैरह जो होती है उसको टारगेट करना, कि उसको बढ़ने से रोकना या फिर नीचे आने से भी रोकना। क्योंकि आपको पता होगा अगर इन्फ्लेशन अगर एकदम नीचे ही आ जाता है तो एक कंट्री की ग्रोथ रेट में रुकावट हो जाती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली है, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस फॉर 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021। उसमें ये चीज मेंशन करी है कि करंट इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो हमारा 4% का है, प्लस और माइनस 2%, और का टॉलरेंस बैंड इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगले 5 सालों के पीरियड के लिए ये बताया जा रहा है। और कुछ ऑब्जर्वेशन जो इस रिपोर्ट में सामने आई है वो ट्रेंड इन्फ्लेशन की बताई गई है कि इसमें ये गिरी है 9% से भी ज्यादा ये गिरी है। और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है उसकी रेंज 3.8 से 4.3 की जो है वो बताई जा रही है, 3.8 से 4.3 की बताई जा रही है FIT के दौरान, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग के दौरान। और ये बता रहा है कि 4% जो है वो एप्रोप्रिएट लेवल हम लोग को इन्फ्लेशन टारगेट का देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो होती है गाइस 6% की, अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन रेट की, तो इन्फ्लेशन रेट 6% जो होता है वो एप्रोप्रिएट अपर टॉलरेंस लिमिट हम लोग को टारगेट का देखने को मिलता है, और 2% लोअर बाउंड देखने को मिलता है। जैसे हमने बात करी ना 4% का हमने टारगेट किया इन्फ्लेशन का, प्लस माइनस 2%, तो 4 में से प्लस कर दिया तो ये कहां चला गया, अपर टॉलरेंस लिमिट में चला गया। माइनस कर दिया 4 में से 2, तो 2% हो जाएगा। तो 2% या उससे ज्यादा जो होता है वो लोअर बाउंड की कैटेगरी में चला जाता है। बट 2% से और नीचे जब जाता है तब ये ग्रोथ को हैम्पर करता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि इन्फ्लेशन का बढ़ना भी खराब है क्योंकि महंगाई का बढ़ना खराब है ही है, बट अगर इन्फ्लेशन ड्रॉप होता है ना तो भी स्थिति खराब होती है, फिर ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ नहीं पाती, ग्रोथ रेट में रुकावट आ जाती है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और इन्फ्लेशन रेट जो 2% जो होता है वो एप्रोप्रिएट लोअर टॉलरेंस बाउंड का हम लोग को देखने को मिलता है। और FIT की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, तो इसके रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस पीरियड में मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो होता है, यानी कि पैसे को ट्रांसफर करना, पैसे का जो ट्रांसमिशन जो हम लोग को इस प्रकार का देखने को मिलता है वो फुली और रीजनेबली स्विफ्ट यानी कि तेज हम लोग को नजर आता है, राइट, मनी मार्केट में। बट ये कम रहता है बॉन्ड मार्केट में। यानी कि जब FIT जब होता है, जब यानी कि इन्फ्लेशन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे बढ़ता घटता रहता है, तब उस समय मनी मार्केट में तो ठीक चीज देखने को मिलती है, राइट। यानी कि महंगाई दर मनी मार्केट में तो बढ़िया होता रहता है, बट बॉन्ड मार्केट में जो है वो सही नहीं होता, यानी कि उसमें मतलब हम लोग को कम स्तर उसका हम लोग को देखने को मिलता है बॉन्ड मार्केट में, राइट, एज कंपेयर टू मनी मार्केट। तो ये सिंपल से फैक्ट्स हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। मेन चीज आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि हमारा जो करंट इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4% का है, प्लस माइनस 2%। ये वाली चीज बस आपको मेनली पता होनी चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि पूछा जाएगी आपसे जो चीजें वो यही सब चीजें पूछी जाएगी, इतना आपको डिटेल में इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा। प्लस माइनस 2% आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए। किसका 4% इन्फ्लेशन टारगेट है, प्लस माइनस 2%, ये चीज हमें देखने को मिलती है, राइट। और हालांकि इंप्रूवमेंट भी हम लोग को देखने को मिला है कि लैंडिंग और डिपॉजिट रेट में इंप्रूवमेंट जो है वो सामने रिकॉर्ड किया गया है। बैंक्स में एक्सटर्नल बेंचमार्क जो हम लोग को लोन्स की सभी कैटेगरीज में देखने को मिलती है, या फिर डिपॉजिट की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी जो है वो ट्रांसमिशन हुआ है, इंप्रूवमेंट उसमें हम लोग को देखने को मिला है। और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो आज की डेट में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है वो इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है। 2016 का जो अमेंडमेंट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI एक्ट 1934 का, तो उसमें हम लोग को फिर ये चीज सामने देखने को मिली। और इन्फ्लेशन टारगेट इंडिया के अंदर कौन सेट करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज अगेन। तो जब अमेंड किया गया RBI एक्ट को तो उसमें ये प्रोवाइड किया गया कि इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो सेट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के साथ हर 5 सालों में। और अभी जो है वो 4% का हम लोग को नजर आ रहा है, 4% प्लस माइनस 2%। और वही करंट इन्फ्लेशन टारगेट क्या है 4% का।
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अपर टॉलरेंस 6% यानी कि +2 यानी कि 6%, और लोअर टॉलरेंस 2% यानी कि 4% का -2, राइट। तो ये चीजें बस ये फैक्ट, बस आप थोड़े फिगर जो है वो थोड़े से ध्यान में रखो। इस टॉपिक में ये वाले फिगर जो है वो थोड़े से पता होने चाहिए बस। अब बताया जा रहा है कि इंडिया रेसेशन से जो है वो बाहर आ गई है। अभी एक हम लोग को रिपोर्ट देखने को मिल रही है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट। बताया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो रिसेशन से बाहर आ गई है, बट फिर भी हम लोग को वापस मतलब ग्रोथ रेट में जाने के लिए थोड़ा थोड़ा इंतजार करना होगा, राइट। यानी कि वापसी के लिए एक लंबा रास्ता जो है वो तय करना अभी भी बचा हुआ है, बट फिर भी हम लोग रिसेशन से जो है बाहर आ चुके हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है। इंडिया एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जहां पर बताया जा रहा है कि 2020 के आखिरी महीनों में 0.4% की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई, राइट। यानी कि हमारा जो जीडीपी है उसमें 0.4% की राइज जो है वो हम लोग को देखने को मिली, राइट। और यानी कि कंपेयर करें अगर पिछले साल से 2019 से कंपेयर करें तो राइज हम लोग को इस 3 महीनों में देखने को मिला। और पिछले साल जो कंट्री जो थी वो रिसेशन में चली गई थी, पहली बार ऐसा हुआ 25 सालों में हम लोग को देखने को मिला कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी जो कंट्री है वो रिसेशन में चली गई थी, राइट। और इकोनॉमिस्ट ने वार्निंग दी, यानी कि चेतावनी दी थी कि बहुत लंबा समय लगेगा रिसेशन से बाहर आने में। ये सब चीजें हमें देखने को मिली। और कुछ चीजें जो Q3 में हम लोग को देखने को मिली जीडीपी डेटा की, तो मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल हो रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी दोबारा से शुरू हो रही है, और सरकार की वेरियस पॉलिसीज थी उसके कारण भी इसमें बूस्ट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, जैसे आत्मनिर्भर भारत हो गया, राइट। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट मिला है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ एक्सेलरेट हुआ है, यानी कि एग्रीकल्चर में फिर से हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो फिर से दोबारा से उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है, ठीक हो रहे हैं। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बट लो है अभी भी, राइट। यानी कि कंज्यूमर अभी भी इन्वेस्ट करने में सोच रहे हैं, उनके अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस आया नहीं है सच। और सरकार की स्पेंडिंग जो है वो पिकअप हो रही है, यानी कि उसमें भी हम लोग को तेजी देखने को मिल रही है सरकार के खर्चों में। वो तो हमने देख ही लिया, लोन ले लेकर बहुत खर्चा किया गया है, और उसमें हमने बात भी करी थी कि इस कदर लोन लेके खर्चा किया गया है कि उसके जो इफेक्ट होंगे, इंपैक्ट्स होंगे, वो लॉन्ग टर्म हमें देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी बढ़ गई है एट प्रेजेंट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब यहां पर आपको 2 पर्टिकुलर टर्म्स पता होनी चाहिए कि रिसेशन क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, राइट। इसका मतलब क्या होता है, स्लो डाउन या फिर मैसिव कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी में जब गिरावट आ जाती है ना कंट्री में के अंदर, तब उस समय रिसेशन की स्थिति हमें देखने को मिलती है, और ये लंबे समय तक रहती है, राइट। गिरावट, राइट, एक लंबा फेस होता है जिसमें एक कंट्री में डाउनफॉल जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, उसकी इकोनॉमी में डाउनफॉल देखने को मिलता है। डिप्रेशन की बात करें तो बताया जाता है कि पिछले 12 महीनों में अगर एक कंट्री की जीडीपी 10% या उससे ज्यादा गिर जाती है एकदम से, तो वो डिप्रेशन की कंडीशन हमें उसकी देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज है। और ये था गाइस आप लोगों का लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो लाइक का बटन हिट किए बगैर मत जाइएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करना, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं आपको टॉपिक्स कवर कराता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप चाहें तो प्रूफ भी चेक कर सकते हैं, प्रूफ में आपको पूरी चीज पता लग जाएगी कि जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट। और अपने पीडीएफ पेड पैकेज के प्लान्स भी अवेलेबल हैं, अगर आपको वो चाहिए तो नीचे अभी साइड में, यानी कि थोड़ी देर में आपके सामने एक स्लाइड आ जाएगी, उस स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है पीडीएफ पेड पैकेज को परचेज करने में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838, ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करके यानी कि इस पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, या फिर आप मुझे फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं, राइट। तो चलो अब अपन मिलेंगे आप कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।